क्या आपको थकान होती है? आपको आपका वेट बढ़ रहा है? आपको कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है? चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं? आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है? हाल-फिलहाल में आपका बीपी बढ़ गया है? कभी-कभी दिल की धड़कन भी धीरे हो जाती है क्या? आपके पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं? हो सकता है इनफर्टिलिटी की भी दिक्कत हो? प्रेगनेंसी को भी प्लान कर रहे हैं क्या आप? क्या आपके स्किन ड्राई हो गई है? बाल झड़ने की समस्या हो रही है? अनीमिया है जो कि कारण पता नहीं चल पा रहा है? तो बाकी चीज़ों के साथ-साथ ये थायरॉइड भी हो सकता है। थायरॉइड की जाँच कराएँ, उसकी जानकारी लें और उसका फिर इलाज कराएँ। हेलो, नमस्ते सर। सर आज हम आपसे थायराइड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि सर थायराइड काफ़ी ज़्यादा समाज में हमारे लोगों में फैलते जा रहा है सर, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया है मंजीत जी आपने। मैं डॉक्टर संजीत सिंह आपको आज थायरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सिम्पटम्स होते हैं, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सर थायराइड क्या होता है इसके बारे में बताइए सर। थायराइड देखो एक ग्रंथि है, इसको ग्लैंड बोलते हैं हम लोग और टू बी स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड है ना? तो थायराइड एक ग्रंथि है, उसकी लोकेशन होती है हमारा जो ये एडम्स एप्पल है, जो बोन निकली रहती है, इसके जस्ट नीचे होता है। ये एक बटरफ्लाई शेपेड ऐसा होता है ग्लैंड और इसका फिर बहुत सारे फंक्शन है। बाकी ये हार्मोन सेक्रेट करता है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो ये भी हार्मोन सेक्रेट करता है T3 एंड T4। T3 को ट्राई आयोडोथायरोडिन बोलते हैं और T4 जो होता है वो हमारा थायरोक्सिन होता है जी। तो इसका क्या काम होता है सर, थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? थायराइड ग्लैंड एक बहुत जरूरी ग्लैंड है। हमारे जो ग्रंथि है, हमारे लगभग 15 से 20 ग्रंथियां होंगी हमारे शरीर में, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये उन 2 या 3 या 4 ग्रंथियों में है जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में। फंक्शन इसकी इसका काम बात करोगे तो मेटाबॉलिज्म करना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, ऑक्सीजन के यूज को मेंटेन करना, हार्ट रेट को, बीपी को, ब्रेन की डेवलपमेंट को, हमारे ओवरऑल ग्रोथ को, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो फर्टिलिटी होती है महिलाओं में, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसको मेंटेन करना, बालों में, स्किन में, हेयर में, हर चीज में, बॉडी के मूवमेंट में, हर चीज में थायराइड का रोल है। तो सर थायराइड में अगर बोलते हैं ना कि सर थायराइड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं सर, इसके बारे में बताइए सर। मुख्य रूप से दो ही बीमारी हो सकती है, एकदम लेमन में समझते हैं। मुख्य रूप से दो बीमारी हो सकती है, कोई चीज ज्यादा हो सकती है, चीज कोई चीज कम हो सकती है। तो थायराइड भी जो हार्मोन बनाता है वो हो सकता है ज्यादा बना दे या हो सकता है कम बना दे। तो जो ज्यादा बनाने लग जाएगा तो थायराइड तो नाम ही है, और हम लोग मेडिकल टर्म्स में हाइपर और हाइपो यूज करते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लग गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और कम बनने लग गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बेसिकली तो ये दो बीमारियां हैं, लेकिन इसके अलावा फिर और बीमारियां हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं। जैसे कि गॉइटर होता है एक थायराइड की बीमारी। गॉइटर में क्या होता है, हमारा जो ये ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड की ग्रंथि, जो ये सूजन आ जाता है इसमें, है ना? इसको घिघिया भी बोलते हैं थायराइड को। गर्दन में सूजन हो सकती है, वो हो सकता है। नोडुलर थायराइड हो सकता है। फिर थायराइड ग्लैंड में कैंसर भी होता है, और बहुत डेंजरस कैंसर होता है, बहुत सीवियर कैंसर होता है। फिर उसमें कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, वो भी हो सकती हैं। तो सर ये हम आज इस पे बात करते हैं कि थायराइड की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, इस पे आज चर्चा करते हैं सर। तो इसके बारे में बताइए सर कुछ हमें। हाँ, ये ये एक्चुअली बेटर भी है कि हम लोग थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो थायराइड की प्रॉब्लम है, ज्यादा कॉमन, लगभग 70 to 80% लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म उतना ज्यादा नहीं है, कम है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो T3 और T4 बनाता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन और ये थायरोक्सिन, इसकी कमी की वजह से ये दिक्कतें होती हैं जी। तो इसमें इसके क्या क्या लक्षण होते हैं सर, लक्षण पे कुछ बताइए सर। देखो, लक्षण इसके तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने जो फंक्शन बताया उससे लक्षण आते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्यों है। तो एक तो सबसे कॉमन है ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस, जिसको हम लोग हाशीमोटो थायरोडाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी की अपनी एक मैकेनिज्म होती है कि बॉडी कोई भी बाहर का जो कुछ भी सेल होगा या पार्टिकल होगा
या कोई भी चीज बॉडी में आएगी तो शरीर का ये पावर होती है, ऑटो इम्यून पावर, कि वो उस पर अटैक करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स और उसको फिर नष्ट कर देते हैं बाहर के सेल्स को। तो कई कई बार क्या होता है कि बॉडी में ये जो जो सिस्टम है पूरा बाहर के सेल्स को अटैक करने का, ये ठीक तरह से बॉडी समझ नहीं पाती है और अपने ही सेल्स को मारने लग जाती है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो जिन लोगों को ये ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस होता है, उन लोगों को भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, जिसको हम लोग बहुत कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, हाशिमोटो हाइपोथायराइडिज्म। ये वर्ल्ड में सबसे कॉमन कॉज जो है, सबसे कॉमन कारण है हाइपोथायराइडिज्म का, यही है। दूसरा आयोडीन डेफिशिएंसी, हिमालयन रीजन में तो बहुत कॉमन है आयोडीन डेफिशिएंसी। तीसरा थायराइड ग्लैंड की सर्जरी वगैरह हुई है तो वहां हो सकता है। चौथा रेडिएशन, आपने दांत का प्रोसीजर कराया है या फिर गले की कोई चीज का एक्सरे कराया है, तो इन चीजों में, क्योंकि दांत के एक्सरे में आरसीटी जो रूट कैनाल वगैरह होता है उसमें एक्सरे कराया जाता है, तो जब हमारा एक्सरे या सीटी स्कैन हो रहा है तो हमारे थायराइड पे असर कर सकता है वो। फिर कुछ हम लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग दवाइयां लेते हैं। एक हार्ट की दवाई होती है एमिडोरॉन वो, और एक दिमाग में जो मूड डिसऑर्डर्स की या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए दवाई होती है लिथियम। इन दवाइयों के लेने की वजह से भी थायराइड पे गलत प्रभाव पड़ता है, उसके थायराइड के जो सिक्रीशन होती है T3 T4 वो कम हो जाता है। बाकी अगर हम लोग इसके लक्षण जो कि साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसकी बात करें, तो पहले तो हम लोग कुछ जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं, जनरल लक्षण, और फिर हम लोग ऑर्गन स्पेसिफिक की बात करेंगे। तो जनरल में देखो, थकान बहुत कॉमन होती है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट मैं बोल रहा हूँ, हाइपोथायराइडिज्म शायद आपको समझ नहीं आए, तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो पेशेंट जो थायरोक्सिन की गोलियां लेते हैं, है ना, जिनको कम होगी वही गोलियां लेंगे, तो वो पेशेंट्स हैं ये। शायद हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की कमी आपको समझ ना आ रही हो तो इसके लक्षण की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारा सबसे कॉमन है थकान, फिर वजन बढ़ना, आपको नॉर्मल लोगों से ज्यादा ठंड लगेगी, आपका जो पेट का जो बावल मूवमेंट होता है, आंतों का मूवमेंट होता है, जो कि हमारा फिर डाइजेशन में हेल्प करके या फिर हमारा स्टूल को रिलीज करता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर ड्राई स्किन, स्किन एकदम ड्राई लगेगी, जो हमारी बोलने आवाज है वो भारी भारी लगेगी, जिसको होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। ज्यादा नींद आएगी, हमारे रिफ्लेक्सेस जो हम काम करते हैं थोड़े स्लो हो जाएंगे। दिमाग पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दिमाग पे असर क्या पड़ता है, डिप्रेशन होगा, है ना, चीजें याद करने में दिक्कत होगी, चीजें याद, और हमें नींद बहुत ज्यादा आएगी। कार्डियक हार्ट की बात करें तो उसमें फिर हार्ट रेट आपका बढ़ेगा, सॉरी, हार्ट रेट आपका ब्लडी होगा, हार्ट रेट इसका कम होगा। हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट रेट बढ़ता है, इसमें कम होता है। तो आपका दिल जो है थोड़ा धीरे धड़केगा नॉर्मल से, जैसे आपका पहले धड़कता होगा। फिर हमारा बीपी बढ़ सकता है इसमें, और बीपी भी डायस्टोलिक बढ़ेगा, जो नीचे वाला बीपी है वो हमें ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर महिलाओं को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होंगी, पीरियड्स आने में दिक्कत होगी, हो सकता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स कम या ज्यादा भी हो सकता है। फिर इसमें हम लोग एक बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कॉमन है इन पेशेंट्स में अनीमिया। इन पेशेंट में अनीमिया, और वो भी कौन सा, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, मतलब नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया हमें देखने को इसमें मिल सकता है जी। तो सर इसके जांच क्या क्या होंगे, जांच पे बात कर लेते हैं सर इसके। जांच, दो तीन जांच होते हैं। एक तो सबसे कॉमन जांच होता है हम लोग का थायराइड प्रोफाइल, जिसमें हम लोग TSH, फ्री T3 और T4 देखते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं थायराइड ग्लैंड का, देखने के लिए कोई नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं है। कई बार हम लोग आयोडीन अपटेक भी करते हैं, जो कि कैंसर और ऑटोइम्यून डिसीज को भी देखने के लिए होता है। फिर इसमें हम लोग एक एंटीबॉडी जांच भी कराते हैं, TPO, थायरोक्सिन पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये जो 80 to 90% थायराइड के आपको पेशेंट मिलेंगे ना हाइपोथायराइडिज्म वाले, इनमें ये एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। और ये एंटीबॉडी पॉजिटिव होने वाले पेशेंट्स को लगभग पूरे जिंदगी भर थायराइड की दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसके अलावा फिर हम लोग कुछ टुकड़े निकाल के थायराइड से उसकी भी जांच करते हैं, वो सब भी करते हैं जी। तो सर इसके इलाज पे बात करते हैं, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या इलाज हो सकता है सर, इस पे बताइए सर कुछ। इलाज इसका देखो, हमें पता चल जाएगा कि थायराइड का क्या है, TSH कितना है हमारा, है ना, T3 कितना है, T4 कितना है। TSH का नॉर्मल रेंज जो होता है 0.5 to 5 इंटरनेशनल माइक्रोग्राम इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो इसमें भी इलाज में बहुत सारे मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस है ना, कि कब करना है कब नहीं करना है। एक तो वो पेशेंट्स जिनका TSH 10 से ऊपर है,
उनको सिम्टम आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, उनका इलाज शुरू होगा। फिर दूसरे पेशेंट जिनको 10 से नीचे है लेकिन उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनका भी इलाज होगा। ये जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारा 5 टीएसएच नॉर्मल होता है और 5 से 10 के बीच में जो पेशेंट्स हैं, इनमें बहुत सारे मतलब मेडिकल साइंस में ही पूरा ये डिस्कशन का टॉपिक है, बहुत सारे रिसर्चेस भी हो रही है कि इन लोगों को इलाज शुरू करें कि ना करें। इन लोगों को हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और बाकी ऐसे इसको माइल्ड या फिर बॉर्डर लाइन हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें बड़ा डिस्कशन है कि इलाज करें ना करें। मैं जो करता हूं, अगर पेशेंट को मेरे सिम्टम्स है तो मैं उसका ट्रीटमेंट करूंगा। अगर मेरे पेशेंट को कोई कोमोर्बिडिटी है, उसका बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है, उसका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, उसको एनीमिया है जो कि बाकी कारणों को रूल आउट करने के बाद पता चल रहा है, उसको कुछ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, पीरियड्स की दिक्कत हो रही है, उसको इनफर्टिलिटी की सिम्टम्स हो रही है, तो मैं उस थायराइड को जो बढ़ा हुआ है उसको पक्का से ट्रीट करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा 10 से ऊपर है नीचे है। मैं वो अगर बढ़ा हुआ मेरा टीएसएच है तो मैं उसको पक्का ट्रीट करने का प्रयास करूंगा। तो ये डाउट, हाँ, किसी का ये हो सकता है कि उसका थायराइड जांच हुई और उसका टीएसएच 5 से 10 के बीच में हुआ, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं, एकदम नॉर्मल है, एकदम हेल्दी है, कोई उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे, कोई लक्षण नहीं है। उसको मैं टेस्ट नहीं, उसको मैं दवाई नहीं दूंगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, आप अपना डाइट सही करो, आप अपना रूटीन बेटर करो, एक्सरसाइजेस बेटर करो, और 6 से 8 हफ्ते बाद एक बार फिर थायराइड की टेस्ट करेंगे और फिर दवाइयों के बारे में सोचेंगे। अगर फिर भी ऐसा रहता है तो ये कंटिन्यू करेंगे मॉनिटरिंग, कोई इसमें दवाई नहीं देंगे। दूसरा, इन कई पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में लिपिड प्रोफाइल इनका डिरेंज रहता है, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, कभी कभी ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकता है। इन लोगों को फिर हम लोग लिपिड प्रोफाइल करा के उसके अकॉर्डिंग दवाइयां देंगे, अलग अलग कोलेस्ट्रॉल के लिए फाइब्रेट्स और ये सब अलग अलग दवाइयां हैं। बाकी अनीमिया के लिए अनीमिया को रूल आउट करके अनीमिया को हम लोग ट्रीट करेंगे जी। तो सर ये तो सारी बातें हो गई, इसके क्या क्या फॉलोअप होंगे सर? और एक बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें थायराइड का भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसके बारे में भी सर बताइए। तो फॉलो अप यार, मैं ये जरूर बताऊंगा कि हमारे इलाज से ज्यादा जरूरी है फॉलो अप। जो लोग इलाज करा रहे हैं और वो फॉलो अप नहीं कराते हैं, कई बार थायराइड उनका उनका मतलब इलाज के बाद टीएसएच की जरूरत कम, टीएसएच उनका कम हो जाता है, तो हो सकता है कि थायराइड की हमारे डोज बढ़ानी पड़ जाए। हो सकता है कि उनका थोड़ा इलाज करके बेहतर हुआ है थायराइड, तो डोज कम करनी पड़ जाए। तो ज्यादा डोज खाना, कम डोज खाना, दोनों डेंजरस है। इसलिए हमेशा 3 से 6 महीने में एक बार डॉक्टर की सलाह से थायराइड की जांच कराएं, उसका फॉलो अप कराएं, उसमें जो अगर डोजिंग ऊपर नीचे करनी है वो करें। अपने आप से लोग, मैं बहुत देखता हूँ, डेली पेशेंट्स को देखता हूँ, 2-2 3-3 साल से एक ही जो थायराइड की दवाई पहले 25 माइक्रोग्राम या 50 माइक्रोग्राम या फिर 75 माइक्रोग्राम में स्टार्ट हुई है, वही खाए जा रहे हैं, कोई जांच नहीं करानी है। तो वो आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो 3 से 6 महीने में एक बार थायराइड की जांच कराएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें, और फिर अपनी दवाइयों को कम या ज्यादा जैसा डॉक्टर कहते हैं वो चीज वो शुरू कर लेना। और फॉलो अप में जो आपने प्रेगनेंसी का क्वेश्चन पूछा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और वो लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और उस महिला को थायराइड की दिक्कत है, तो मेरा सबसे पहला गोल ये होगा कि उस महिला की थायराइड को मैं नॉर्मल लेके आ जाऊं। उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं यू थायराइड स्टेट। जब तक उसका थायराइड नॉर्मल नहीं होगा, मैं प्रेगनेंसी के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना बुरी तरीके से थायराइड प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट करता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग थायराइड को नॉर्मल करें, उसके बाद प्रेगनेंसी का प्लान करें। वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस को लेके, वो अबॉर्शन हो, वो प्रीटर्म डिलीवरी हो, वो प्री एक्लेम्पसिया हो, खून बहना हो, अर्ली मेम्ब्रेन्स का टूट जाना हो, 50 ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो थायराइड के सही ना होने की वजह से महिलाओं को हो, और उतने ही ज्यादा दिक्कत बच्चों को, जो बच्चा पेट में है, उस बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट, उस बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ सारी हैम्पर होती है। आप उस बच्चे को देखेंगे, आपको लगेगा बच्चे की हाइट भी कम होती है, उसका दिमाग भी कम होता है। इस बीमारी को हम लोग क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। या तो जो दवाई अभी नया उसको पता चला है कि मेरे को थायराइड हो रहा है और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है, तो थायराइड को पहले नॉर्मल करे फिर प्रेगनेंसी प्लान करे। या वो लोग जिनको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की दिक्कत हुई है, वो पहले थायराइड को अपने डॉक्टर से दिखाएं, थायराइड की जांच कराएं। तीसरे वो लोग जिनको थायराइड की दिक्कत थी लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गए हैं,
उनकी डोज बढ़ानी पड़ जाएगी, लगभग 25 से 50% उनकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, तो वो भी अपने डॉक्टर से दिखाएं, उनकी डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर। तीसरा, मैं चाहता हूं जो थायराइड नॉर्मल 5 हम लोग मानते हैं TSH, उसको मैं प्रेगनेंसी में चाहूंगा कि 2.5 से 3 पे ले आऊं। मुझे इतना जरूरी, मतलब इंपॉर्टेंट है अपने थायराइड को रिस्ट्रिक्ट करना, थायराइड की एबनॉर्मलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना, क्योंकि वो बहुत बुरा इंपैक्ट करता है दोनों प्रेगनेंसी और बच्चे पे। जी। तो सब सारी बातें तो हमने कर ली, सब बातें हमारे ऑडियंस को समझ भी आ रही होंगी सर। अब इसके बचाव क्या क्या होते हैं सर, इसके बचाव पे बात कर लेते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बचाव भी, इस पे बताइए आ, सर। एक तो सबसे कॉमन जो लगभग हर कोई जानता है कि आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो आयोडीन, सही बात है और ये सच बात है, आयोडीन की मात्रा हमें अपने बॉडी में उतनी रखनी चाहिए। जो RDA होता है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, मतलब जो हमारी बॉडी में कितनी मात्रा होनी चाहिए किसी भी पदार्थ की, तो जो आयोडीन का जो मात्रा होता है वो 150 माइक्रोग्राम होता है मेल या फीमेल में। प्रेगनेंसी में ये बढ़ के 250 माइक्रोग्राम हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, आयोडाइड वाला नमक खाएं, उससे हमारी कमी पूरी हो जाएगी, आपको अलग से आयोडीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी एग्स में होता है, अंडों में होता है, ये फिश में भी होता है ये आयोडीन, तो ये आप कर सकते हैं। एक तो दूसरा, हमें कुछ ऐसे खाने अवॉइड करने हैं जिसको हम लोग गोइट्रोजन बोलते हैं, मतलब वो थायराइड को, हार्मोन को सिक्रीशंस में या तो कम करेंगे या फिर थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करके उसके काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। उसमें बहुत सारे खाने हैं, जैसे कि कैबेज है, कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इवन सोयाबीन, बाजरा, ये सब चीजें जो हैं ये गोइट्रोजन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारे थायराइड की ग्लैंड में या तो फंक्शन को कम करेंगे या फिर उसके जो हार्मोन निकलता है उसको कम करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन खानों को अगर हम लोग प्रॉपरली पका के खाएं तो ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट बुरी तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हम लोग सैलेड में खाते हैं, कुछ हम लोग सैंडविच में डाल के खाते हैं, कुछ हम लोग पराठे भी बनाते हैं इन सब चीजों का, स्पिनच वगैरह का, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और इसमें बात करें तो हाई फैट डाइट है ना, हाई कैफीन डाइट, कॉफी, चाय, बहुत ज्यादा हाई फैट, ये सब चीजें भी हमें नुकसान करती हैं। तीसरा, अगर आपको ये चीज अवॉइड करनी है तो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, पनीर खाइए, आप हाई फाइबर खाइए, प्रोटीन खाइए, सेलेनियम खाइए, जिंक खाइए। इन चीजों से आपको थायराइड में बेहतर थोड़ा सुधार मिल सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि थायराइड की दवाई हमेशा सुबह में उठते के साथ खानी है और दूध के साथ नहीं लेनी है, पानी के साथ नहीं, पानी के साथ लीजिए, दूध, चाय, कॉफी, इन चीजों के साथ लेना अवॉइड कीजिए। और जिन लोगों को ये है भी उसको भी तो अपना ये सब दूध, दूध तो आप चलो फिर भी बाकी टाइम पे लेते होगे, चाय कॉफी को तो स्टिल अवॉइड करो। जो रेफ्रिजरेटेड ड्रिंक्स है, कोका कोला, कॉफी, ये सब, उसको सबको अवॉइड करना चाहिए। जी। तो सर सारी बातें तो हमने कर ली सर, सब पूरा थराइड कवर कर लिया हमने। तो सर अब आज अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं सर? ऑडियंस से बस इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग ऑडियंस नहीं है, आप लोग परिवार हैं, और परिवार में एक दूसरे से मिलजुल कर ही आगे बढ़ा जाता है। आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कोई इससे दूसरा पर्पस नहीं है, मैं अपने पेशेंट्स को देखता हूँ, क्योंकि एक बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बेसिक बेसिक अभाव, जानकारी के अभाव में, छोटी छोटी जानकारी की वजह से मरीज इधर से उधर घूमता है, गलत इन्फॉर्मेशन लेता है, अलग अलग भ्रांतियों को लेके दिमाग में घूमता है, इलाज कराने से ज्यादा इधर उधर घूमता है, और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हॉस्पिटल में आता है। तो मेरा सिर्फ यही एक पर्पस है कि जो अर्ली ट्रीटमेंट है ना वो देख के हम लोग डेली डिसीज एसोसिएटेड लाइफ ईयर्स, जो बीमारी की वजह से आपकी आगे की जिंदगी खराब हो जाती है, उसको हम लोग कम कर पाए। मेरा वही एक मकसद है। और आप लोग और ज्यादा लोग जुड़िए, और ज्यादा शेयर कीजिए, इस चीज को अवेयर कीजिए। इसके लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत, मैं तो देख रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।